गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंद्रधनुष, रेनबो। देखिए, बारिश के दिनों में कभी कभी हमें संकेंद्रीय वृत्तीय चापों के रूप में 7 वर्णों का एक स्पेक्ट्रम दिखलाई पड़ता है सूर्य के श्वेत प्रकाश का। सूर्य के श्वेत प्रकाश का सप्तवर्णीय स्पेक्ट्रम, जो कि संकेंद्रीय वृत्तीय चापों के रूप में बारिश के दिनों में कभी कभी हमें आकाश में दिखलाई पड़ता है, उसी को हम इंद्रधनुष बोलते हैं। अब देखिए, ये इंद्रधनुष हम 2 टाइप के बता के चल रहे हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है उसके बनने की अभी हम प्रक्रिया देखेंगे। उस प्रक्रिया में हम बताएंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में बारिश की जो बूंदें होती है वायुमंडल में, उन बूंदों के भीतर सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन एक बार होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में बूंदों के भीतर सूर्य के प्रकाश के जो 7 वर्ण है उनका आंतरिक परावर्तन एक बार होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में उन बूंदों के भीतर सूर्य के श्वेत प्रकाश के जो 7 वर्ण हैं उनका आंतरिक परावर्तन 2 बार होता है। इसमें आंतरिक परावर्तन एक बार, इसमें आंतरिक परावर्तन 2 बार। जल बूंदों के भीतर वर्षा की जो बूंदें हैं, वर्षा में जल की जो बूंदें हैं, उन बूंदों के भीतर सूर्य के प्रकाश के जो 7 वर्ण हैं, उन 7 वर्णों के एक बार आंतरिक परावर्तन से प्राथमिक इंद्रधनुष, 2 बार आंतरिक परावर्तन से द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। क्लियर बात? इसकी अभी हम डिटेल में बात करेंगे, डायग्राम से, किरण चित्र से हम इसको देखेंगे भी, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके निर्माण में किस तरीके से एक बार आंतरिक परावर्तन होता है, इसके निर्माण में 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है। अब देखिए, ये जो इंद्रधनुष हमें दिखलाई पड़ता है वो अपवर्तन, वाण विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन के संयुक्त प्रभाव के कारण दिखलाई पड़ता है। दोनों ही इंद्रधनुषों के निर्माण की प्रक्रिया में 2 बार अपवर्तन होता है, वाण विक्षेपण होता है दोनों में ही, आंतरिक परावर्तन भी दोनों में ही होता है, लेकिन इसमें एक बार आंतरिक परावर्तन, इसमें 2 बार आंतरिक परावर्तन। कैसे? देखिए, हम देखते हैं। पहले हम प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहरी जो चाप है, बाहरी जो वृत्तीय चाप है वो लाल वर्ण का दिखाई देता है, आंतरिक वृत्तीय चाप बैंगनी वर्ण का दिखाई देता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो है उसमें वर्णों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष में जो वर्णों का क्रम है उससे ठीक विपरीत होता है। इट मीन्स द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी जो चाप है, सबसे ऊपरी जो चाप है वो बैंगनी वर्ण का दिखलाई पड़ता है, और आंतरिक जो चाप है वो लाल वर्ण का दिखलाई पड़ता है। प्राथमिक में क्या बताया हमने? प्राथमिक में आंतरिक बैंगनी वर्ण का, बाहरी लाल वर्ण का। द्वितीयक में बाहरी बैंगनी वर्ण का, आंतरिक लाल वर्ण का। क्लियर है? उल्टा वर्ण क्रम है दोनों में। आप इसको यूँ याद रख सकते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम प्रिज्म से निर्गत स्पेक्ट्रम में वर्णों का जो क्रम होता है वही होता है। देखिए, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में हमने प्रिज्म के लिए ये बात बताई थी कि रेड कलर जो है वो सबसे ऊपर है, वोलेट सबसे नीचे है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में भी ऐसा ही है, सबसे ऊपरी जो चाप दिखलाई पड़ता है, सबसे ऊपरी वृत्तीय चाप। देखिए, चाप इस तरीके से दिखलाई पड़ते हैं हमें, इस तरीके से। तो सबसे ऊपरी जो वृत्तीय चाप है वो लाल वर्ण का होता है, सबसे नीचे वाला वृत्तीय चाप बैंगनी वर्ण का होता है। किसमें? प्राथमिक इंद्रधनुष में। अन्य 5 वर्ण ये बीच में है। देख लीजिए, आप प्रिज्म से कंपेयर करके देख लीजिए। प्रिज्म में सबसे नीचे वाला आधार की ओर निकलने वाला जो वर्ण वो बैंगनी है, इसमें भी सबसे नीचे वाला जो चाप है, सबसे आंतरिक जो चाप है वो बैंगनी है। इसमें प्रिज्म में सबसे ऊपर लाल वर्ण हमने बताया, इसमें सबसे बाहरी चाप, सबसे ऊपरी चाप अपने लाल वर्ण का बताया। किसमें? प्राथमिक इंद्रधनुष में। द्वितीयक इंद्रधनुष में इसका उल्टा होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे आंतरिक होता है रेड, सबसे बाहरी होता है वोयलेट। क्लियर बात? कभी कभी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर द्वितीयक इंद्रधनुष बना हुआ दिखलाई पड़ता है। अब हम प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया देख रहे हैं। ये प्रक्रिया देखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष तभी दिखलाई पड़ता है, हमेशा तो नहीं दिखलाई पड़ता है। इंद्रधनुष केवल तभी दिखलाई पड़ता है जब प्रेक्षक जो है, देखने वाला जो है, उसकी पीठ की तरफ हो सूर्य, और उसको आगे की तरफ, उसकी दृष्टि की ओर
आगे की तरफ आकाश के भाग में इंद्रधनुष दिखलाई पड़ेगा, लेकिन वो भी कभी कभी। कभी कभी क्यों दिखलाई पड़ता है? क्योंकि अभी हम प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रियाओं की बात करेंगे, तो उन प्रक्रियाओं में जो कंडीशंस होनी चाहिए, उन प्रक्रियाओं में जो कंडीशंस होनी चाहिए इंद्रधनुष निर्माण की, वो कंडीशन जब फुलफिल होगी तब भी इंद्रधनुष बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखिए, पहले प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया की बात करते हैं हम। ये वर्षा में जल की एक बूंद ली है हमने। इंद्रधनुष बारिश के दिनों में ही दिखाई देता है, हमने यहाँ बताया भी है। इंद्रधनुष दिखलाई पड़ने के लिए सूर्य प्रेक्षक की पीठ की ओर होना चाहिए। प्रेक्षक के सामने आकाश में क्या होगा? वायुमंडल होगा। वायुमंडल में वर्षा बूंदें होनी चाहिए। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होगी ही बारिश के दिनों में, तो वर्षा बूंदें होनी चाहिए। पीठ की ओर होना चाहिए सूर्य, और सामने वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होनी चाहिए। ये बूंदें में आंखों से दिखलाई नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने एक बूंद ली है कोई। प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। सूर्य इस ओर है, तो सूर्य से प्रकाश किरणें आएगी। सूर्य से प्रकाश किरणें आकर जब बूंद के भीतर प्रवेश करेगी, तो देखिए इधर बाहर वायु है, इधर जल है। तो वायु से जल में जाएगी तो क्या होगा? वायु से जल में जाने का मतलब हो गया विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से जब सघन में जाएगी तो ये इस अंतरापृष्ठ पर, इस गोलीय अंतरापृष्ठ पर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये वायु से जल के अंदर जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। यहाँ मैंने इस आपतन बिंदु पर यह अभिलंब खींच दिया है। अभिलंब हम जानते हैं, गोलीय अंतरापृष्ठ के लिए अभिलंब जो होगा उस गोले के सेंटर को मिला दिया जाएगा अगर आपतन बिंदु से, तो वो अभिलंब हो जाएगा। तो ये अभिलंब हो गया है। तो देखिए, ये आपतित प्रकाश किरण, इसकी मूल दिशा ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये किस ओर डेविएट हो गई है, किस ओर विचलित होगी? अभिलंब की ओर। क्लियर है बात? फिर बूंद के भीतर ये सीधी चलेगी। यहाँ आकर ये कौन सा अंतरापृष्ठ हो गया है? ये जल वायु अंतरापृष्ठ है। जल वायु अंतरापृष्ठ है। इस ओर जल, इस ओर वायु। जल वायु अंतरापृष्ठ है, इट मीन्स सघन विरल अंतरापृष्ठ है। तो अंतरापृष्ठ तो हुआ ये सघन विरल अंतरापृष्ठ। और अगर इस अंतरापृष्ठ पर आपतन कोण का मान, आपतन कोण हम कौन से कोण को बोलेंगे? देखिए, ये आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु को हम इस गोलीय बूंद के सेंटर से मिला दें तो ये इस गोलीय बूंद की रेडियस बन जाएगी। जितना हम जानते हैं गोले की रेडियस, गोले के पृष्ठ के इस बिंदु पर अभिलंब होगी। तो ये अभिलंब हो गया है। यहाँ ये अभिलंब हो गया है, ये आपतित किरण हो गई है। इसके लिए तो ये अपवर्तित है, लेकिन इस वाले अंतरापृष्ठ के लिए हम इसको आपतित किरण मान सकते हैं। ये आपतित किरण, ये अभिलंब, तो ये आपतन कोण हो गया इन दोनों के बीच का। तो आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण कौन सा? जल वायु अंतरापृष्ठ के लिए जो क्रांतिक कोण है, जल वायु अंतरापृष्ठ के लिए जो क्रांतिक कोण है, जो कि 48 डिग्री होता है, 48 डिग्री होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले टॉपिक में हमने बात भी की थी कि जल वायु अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान 48 डिग्री होता है। अगर जल वायु अंतरापृष्ठ पर 48 डिग्री से ज़्यादा कोण पर कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो वो वापस उसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला टॉपिक याद करिए, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो रहा है, यहाँ अपवर्तन हुआ। अब देखिए, यहाँ मैंने इसको 7 रंगों में नहीं तोड़ा है, मैं ये एक ही वर्ण मान के चल रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ। वैसे सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, तो श्वेत प्रकाश जो है 7 वर्णों में टूटेगा। हमने प्रिज्म में बात भी की थी कि जब ये वायु से जल में प्रवेश करेगा, जैसे वायु से कांच में प्रवेश करती थी प्रकाश, श्वेत प्रकाश प्रवेश करता था, वो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता था। ऐसे ही सूर्य का श्वेत प्रकाश जब वायु से इस जल की बूंद के भीतर प्रवेश करेगा तो जल जो है वो भी परिक्षेपी माध्यम होता है, ये भी परिक्षेपण करेगा, वर्ण विक्षेपण करेगा। ये सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 वर्णों में विभक्त कर देगा, क्योंकि जल का अपवर्तनांक भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग होता है। रेड के लिए सबसे कम अपवर्तनांक, वोयलेट के लिए सबसे ज़्यादा। इसलिए रेड कम जो है वो कम विचलित हुआ है, वोयलेट ज़्यादा विचलित हुआ है। किसके सापेक्ष? आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के सापेक्ष। तो ये तो वर्ण विक्षेपण वाली बात है। यहाँ ये हमने सूर्य के प्रकाश की श्वेत प्रकाश किरण ली है। यहाँ पर एक प्रकाश किरण को हमने 7 भागों में तोड़ा है, इसमें से मैंने 2 ही प्रदर्शित यहाँ की है, अन्य 5 वर्ण इन दोनों के बीच में होंगे। सबसे ऊपर रेड, सबसे नीचे वोयलेट, सबसे नीचे वोयलेट। प्रिज्म में भी हमने ऐसा ही बताया था। क्लियर है बात? फिर यहाँ आकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो देखिए यह आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण IC से ज़्यादा हो जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इट मीन्स ये प्रकाश किरण बाहर वायु में नहीं निकलेगी, वापस जल की बूंद में से होते हुए आ रही थी, जल की बूंद में ही वापस रिटर्न हो जाएगी। जिस माध्यम में से होते हुए आई है उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो जाएगी। सघन में से होते हुए आई है, सघन में ही वापस रिटर्न हो जाएगी परावर्तित होकर। तो यहाँ परावर्तन के नियमों का पालन होगा, तो ये परावर्तन कोण जो है इस आपतन कोण के मान के बराबर होगा। क्लियर है बात। लेकिन ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब आपतन कोण का मान 48 डिग्री से ज़्यादा हो, और ऐसा बारिश के दिनों में हमेशा नहीं हो पाता है। इसीलिए बारिश के दिनों में हमेशा इंद्रधनुष नहीं दिखलाई पड़ता है। जब कभी ऐसी कंडीशन, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तभी हमें इंद्रधनुष दिखलाई पड़ेगा। क्लियर है बात। ये हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली बात जानते भी हैं, ये हमारे माइंड में होनी चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में से संचित होते हुए सघन विरल अंतराप्रस्थ पर आकर आपतित होती हो, और क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो फिर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हमें इंद्रधनुष दिखलाई पड़ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये मैंने केवल एक किरण के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया है आपको। यहाँ सातों वर्णों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ऐसा सातों वर्णों के लिए। यहाँ मैंने 2 किरणें बताई है, केवल रेड वोयलेट, अन्य 5 वर्ण इनके बीच में होंगे। तो इस तरीके से सातों वर्ण की प्रकाश किरणों के लिए यहाँ इस अंतराप्रस्थ पर जल वायु अंतराप्रस्थ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कब? जब आपतन कोण का मान उन सातों किरणों के लिए जो अपने अपने आपतन कोण है उनके मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर वो सातों यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगी। यहाँ फिलहाल 2 को मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए दिखा रखा है। क्लियर है बात। अब देखिए एक बार मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ इसको। ये सूर्य का श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश की मैंने ये एक प्रकाश किरण यहाँ पर आकर आपतित होते हुए आपको दिखाई है। कई प्रकाश किरणें आएगी ऐसे, एक प्रकाश किरण मैंने यहाँ आपतित होते हुए दिखाई है। यहाँ पर वो वायु से जल की बूंद में प्रवेश करेगी। इट मीन्स विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर विचलित हो जाएगी। अभी मैंने डायग्राम में दिखाया भी था, अभिलंब यहाँ है, ये है, तो सीधी जाने की बजाय अभिलंब की ओर मुड़कर आ गई है। फिर अंदर सीधी चलेगी, फिर यहाँ आकर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के नियम ही लागू होते हैं। इट मीन्स ये परावर्तन कोण का मान इस आपतन कोण के मान के बराबर होगा। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जितनी तीव्रता की ये प्रकाश किरण है उतनी ही तीव्रता की ये प्रकाश किरण होगी, लेकिन आंतरिक परावर्तन में हम जितनी तीव्रता की ये ले रहे हैं उससे कम तीव्रता की इसको बता के चलेंगे, क्योंकि कुछ प्रकाश का पारगमन भी हो जाता है, कुछ प्रकाश इस वायु में भी निकल जाता है। इसीलिए हमने पूरी थ्योरी में आंतरिक परावर्तन वर्ड यूज में लिया है, न कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि इस प्रकाश का कुछ भाग यहाँ वायुमंडल में भी निकल जाता है। तो इस किरण की तीव्रता से थोड़ी कम होती है। अब देखिए ये प्रकाश किरण यहाँ से होते हुए यहाँ आई, यहाँ पर फिर ये वायु में निकलेगी। इट मीन्स इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन में किधर से किधर हो रहा है, देखिए जल के अंदर से वायु में जा रही है, सघन से विरल में जाएगी। तो ये किस ओर विचलित होगी? अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखिए अभिलंब हम बताना चाहें इस आपतन बिंदु पर, इस किरण के लिए आपतन बिंदु ये हुआ। इस आपतन बिंदु को किससे मिला दूं मैं? इस गोलीय बूंद के केंद्र से मिला दूं तो ये इसकी त्रिज्या बन जाएगी, और त्रिज्या ही गोलीय बूंद के लिए विलंब का काम करती है इस आपतन बिंदु पर। तो ये हो गया विलंब, ये आपतित किरण, इसकी मूल दिशा ये होगी। तो मूल दिशा के सापेक्ष ये किस ओर विचलित हुई? अभिलंब से दूर हट गई है। क्लियर है बात। जब वायु से जल की बूंद में गई थी तो अभिलंब की ओर मुड़ी थी। देखिए मूल दिशा ये थी और ये किस ओर मुड़ी है? अभिलंब की ओर। और जब बूंद से वायु में निकली है तो अभिलंब से दूर हटी है। क्लियर है बात। तो इसी तरीके से हमने यहाँ बता रखा है, यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ेगी कौन? सातों किरणें, सातों वर्ण। फिर यहाँ सातों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। फिर सातों इस तरीके से, यहाँ हमने 2 ही बताई है, इसी तरीके से 2 को जैसे बताया वैसे ही सातों आएगी। इन 2 के बीच में वो अन्य 5 वर्ण होंगे। सातों का यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सातों इस तरीके से यहाँ आएंगे, अन्य 5 वर्ण इन दोनों के बीच में यहाँ आएंगे, और फिर
सातों यहाँ से फिर से अपवर्तित होकर बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ जल की बूंद के अंदर से वायु में निकल रहे हैं, इट मीन सघन से विरल में निकल रहे हैं, तो वो अविलंब से दूर हटते हुए निकलेंगे। तो देखिए हमने थोड़ा सा इनको अविलंब से दूर की ओर मोड़ते हुए लिया है, दिख रहा होगा आपको। ये सीधी नहीं निकाली है हमने, थोड़ा सा मोड़ कर निकाली है, इसको भी सीधा नहीं निकाला है, मोड़ कर निकाला है। ऐसे ही ये भी सीधी अंदर जाती हुई नहीं बताई है हमने, थोड़ा सा मोड़ कर बताया, इट मीन्स अपवर्तन बताया। यहाँ अपवर्तन होगा, फिर यहाँ अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। पूर्णांतरिक परावर्तन कितनी बार हो रहा है? 1 बार। सातों वर्णों का 1 बार यहाँ पूर्णांतरिक परावर्तन, सातों वर्णों का 2 बार अपवर्तन, 1 बार यहाँ अंदर प्रवेश के वक्त, 1 बार बाहर निकलते वक्त। अंदर प्रवेश के वक्त वो श्वेत प्रकाश की जो किरण थी वो 7 वर्णों में विभक्त हो जाएगी, 7 वर्णों में विभक्त हो जाएगी। फिर सातों वर्ण यहाँ आकर टकराएंगे। यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना जब घटित होगी वो तभी होगी जब I ग्रेटर देन IC होगा। इसीलिए हमेशा इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता बारिश के दिनों में, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा फुलफिल नहीं होती है। इन किरणों के लिए, इन 7 वर्णों के लिए आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से हमेशा ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए इंद्रधनुष हमेशा दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देगा? जब ये जो 7 वर्ण है जो कि यहाँ इस अंतराप्रस्थ पर आकर टकराएंगे, तो इनके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण 48 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, तभी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन बोल लीजिए आप, आंतरिक परावर्तन होगा और फिर यहाँ से अपवर्तित होकर बाहर निकलेगी। तो देखिए यहाँ ऊपर था रेड, नीचे था वोयलेट, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से इनका वर्णक्रम उल्टा हो गया है। देखिए ऊपर रेड नीचे वोयलेट, यहाँ ऊपर वोयलेट हो गया है नीचे रेड, यहाँ ऊपर रेड था यहाँ ऊपर वोयलेट हो गया है, यहाँ नीचे वोयलेट था यहाँ नीचे रेड हो गया है। क्यों? क्योंकि वर्णक्रम उल्टा हो गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऊपर वाली जो किरण थी वो नीचे आ गई है और नीचे वाली जो किरण थी वो ऊपर हो गई है। क्लियर बात? तो ऊपर वोयलेट नीचे रेड, ऊपर वोयलेट है नीचे रेड है, अन्य 5 वर्ण इसके बीच में निकलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ ये बताया है कि ये जो रेड वर्ण है, ये जो लाल वर्ण का प्रकाश है, यह आपतित प्रकाश की मूल दिशा के सापेक्ष कितने कोण पर बाहर निकलता है? बूंद से 42 डिग्री के कोण पर बाहर निकलता है, जबकि बैगनी वर्ण का प्रकाश आपतित प्रकाश की मूल दिशा के सापेक्ष, आपतित प्रकाश की दिशा के सापेक्ष 40 डिग्री के कोण पर बाहर निर्गत होता है। तो ये जो कोणीय चौड़ाई होगी ये कितने डिग्री की होगी? 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई होगी, अन्य 5 वर्ण इसके बीच में होंगे। तो 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में सूर्य के श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम ये होगा। क्लियर है बात? तो ये स्पेक्ट्रम हमें नहीं दिखाई देगा। अभी हमने इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया नहीं बताई है, ये तो हम इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में यूज में आने वाला स्टेप बताया है। एक बूंद से इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है हमें, एक बूंद से इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। इंद्रधनुष दिखाई देने के लिए कई जल बूंदों में ये प्रक्रिया घटित होती है, वर्षा की कई बूंदों में ये प्रक्रिया होगी, तब इंद्रधनुष दिखाई देगा। क्लियर है बात? तो इसमें देखिए आंतरिक परावर्तन 1 बार हुआ है। मैंने कहा भी था कि प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में सभी वर्णों का आंतरिक परावर्तन 1 बार होता है, अपवर्तन 2 बार। तो अपवर्तन 2 बार, आंतरिक परावर्तन 1 बार। तो ये 3 चरणीय प्रक्रिया है। प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणीय प्रक्रिया है। इसमें वर्ण विक्षेपण भी हुआ है, लेकिन वर्ण विक्षेपण तो अपवर्तन के साथ ही घटित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जल जो है वो अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है, इसलिए अलग अलग वर्ण जो है वो जल की बूंद में जब प्रवेश करेंगे तो वो अलग अलग दिशाओं में हो जाएंगे, अलग अलग विचलन कोणों से विचलित होंगे। क्लियर है बात? प्रिज्म में ऐसी बात हम डिटेल में कर चुके हैं। प्रिज्म का जो पदार्थ है कांच, वो भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। ऐसे जल भी परिक्षेपी माध्यम है, वो भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है। इसीलिए जब वायु से जल की बूंद में प्रवेश करेगा सूर्य का श्वेत प्रकाश, तो फिर वो एक किरण 7 किरणों में विभक्त हो जाएगी। एक वर्ण नहीं, श्वेत प्रकाश था ये, इसमें 7 वर्ण थे, वर्ण तो 7 थे लेकिन वो हमें श्वेत प्रकाश दिखलाई पड़ रहा था, ये 7 में विभक्त हो गया है। क्लियर बात? ये पूरी बात मैंने यहाँ बता दी है। ये तो हमने कोची रिलेशन लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि जिस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है उसके लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य हम रेड के लिए बता के चलते हैं, तो रेड का अपवर्तनांक सबसे कम है, इसीलिए रेड का विचलन सबसे कम कोण पर हुआ है, वोयलेट सबसे ज़्यादा विचलित हुई है। क्लियर है बात? ऐसी बातें हम प्रिज्म में कर चुके हैं। आप प्रिज्म वाला टॉपिक पढ़ने के बाद ही ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ढंग से समझ आएगा। क्लियर है?
तो ये सारी बातें मैंने यहाँ बता दी है। अब मैं प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया की बात करता हूँ। यहाँ तो उस प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया में जो स्टेप यूज में आएगा वो मैंने बताया है। किसी बूंद में क्या घटना घटित होती है वो मैंने बताई है। अब अभी मैंने कहा कि एक बूंद से निकलने वाले ये सातों वर्ण में नहीं दिखेंगे, सातों वर्ण में नहीं दिखेंगे। सातों वर्णों को देखने के लिए, इंद्रधनुष के सातों वर्णों को देखने के लिए हमें कई बूंदों की आवश्यकता होगी। कई बूंदों से दिखलाई पड़ेगा पूरा इंद्रधनुष। कैसे दिखलाई पड़ेगा अभी बात करते हैं, देखिए। एक मिनट, ये देखिए, ये प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया हमने यहाँ किरण चित्र से प्रदर्शित की है, किरण चित्र से समझाई है। ये सूर्य के श्वेत प्रकाश की कोई हमने किरण ली है। ये किरण आकर यहाँ पर आपतित हुई है। ये यहाँ इसका अपवर्तन होगा और अभी हमने बताया था कि अपवर्तन के समय ये 7 वर्णों में विभक्त होगी। ये 7 वर्णों में विभक्त होगी। हमने 7 वर्ण यहाँ दिखाए नहीं है, 7 वर्ण यहाँ दिखाए नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होगा, आप देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि 7 वर्ण बनेंगे। इसमें भी हमने 2 ही दिखाए थे, 7 नहीं दिखाए थे। इसमें तो हमने 1 ही दिखा दिया है, दिखाने में 1 ही दिखाया है, लेकिन आपको इसको 7 समझ के चलना है। क्लियर है बात? तो ये 7 वर्ण बन जाएंगे यहाँ पर और मूल दिशा के सापेक्ष थोड़ा विचलित होंगे 7 वर्ण। उसमें से सबसे ज़्यादा विचलित होगा बैंगनी, सबसे कम विचलित होगा रेड, सबसे कम विचलित होगा रेड, सबसे ज़्यादा विचलित होगा बैंगनी। तो इस तरीके से 7 वर्ण आएंगे। 7 वर्ण यहाँ आकर आपतित होंगे। ये सघन विरल अंतराप्रस्थ है। यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में 7 वर्ण यहाँ से आंतरिक परावर्तित होंगे, आंतरिक परावर्तित होंगे। और यहाँ सबसे, यहाँ ऊपर वाला रंग था रेड, नीचे वोयलेट था, ऊपर रेड था, नीचे वोयलेट था, देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर यहाँ पर हो गया है ऊपर वोयलेट नीचे रेड। तो यहाँ पर वो 7 रंग आएंगे तो ऊपर वोयलेट है, नीचे रेड है। हमने 7 प्रदर्शित की नहीं है यहाँ पर, क्लियर है? तो ऊपर वोयलेट नीचे रेड। तो देखिए ऊपर हमने वोयलेट ही निकलती हुई बताई है पहली बूंद से। ये बूंद पहली है, पहली बूंद से ऊपर वोयलेट और नीचे रेड। 2 बार अपवर्तन हुआ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार हुआ है यहाँ पर। ऐसा ही इस दूसरी बूंद के लिए बताया हमने, सेकंड बूंद में बताया है। ये आपतित प्रकाश की किरण ली है हमने, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण ली है जो कि इसके पैरेलल ली है, जो कि इसके पैरेलल ली है। क्लियर है? ये प्रकाश किरण यहाँ पर आकर आपतित हुई, यहाँ अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के साथ ही वर्ण विक्षेपण हो गया। इट मीन्स श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभाजित हो गया। ऊपर रेड, नीचे वोयलेट, 7 वर्ण यहाँ आएंगे, यहाँ टकराएंगे। यहाँ टकराकर आपतन कोण का मान अगर क्रांति कोण के मान से ज़्यादा हो गया तो आंतरिक परावर्तन होगा। आंतरिक परावर्तन से वर्णक्रम यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ तो ऊपर रेड था, नीचे वोयलेट था, अब यहाँ ऊपर वोयलेट हो गया, नीचे रेड हो गया। तो देखिए नीचे रेड और ऊपर वोयलेट। क्लियर है बात? यहाँ सेकंड बूंद के लिए हमने वोयलेट के नीचे 2 लगा दिया है, सेकंड बूंद के लिए रेड के नीचे भी 2 लगा दिया। इट मीन्स ये जो वर्ण है, ये जो निर्गत वर्ण है वो बूंद सेकंड के लिए बताएं। ये वाले जो बताएं हमने 1 लगाकर V1 R1 ये बताएं बूंद फर्स्ट से निर्गत प्रकाश के लिए। क्लियर है बात? अन्य 5 वर्ण बूंद फर्स्ट से, अन्य 5 वर्ण जो निर्गत होंगे वो इन दोनों वर्णों के बीच में निर्गत होंगे, इसके और इसके, वोयलेट एंड रेड के बीच में अन्य 5 वर्ण होंगे। क्लियर बात? ऐसे ही सेकंड बूंद से अन्य 5 वर्ण जो निर्गत होंगे वो इन दोनों वर्णों के बीच में निर्गत होंगे। क्लियर है? अब देखिए आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा ये है, तो मूल दिशा के समांतर हमने ये लाइन खींच ली है एक। ये आपतित प्रकाश किरण, ये भी आपतित प्रकाश किरण, तो आपतित प्रकाश किरण के समांतर हमने ये दिशा दिखा दी है। ये आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा ही समझ सकते हैं, कोण बताने के लिए हमने ये लाइन खींची है। अब देखिए प्रेक्षक जो है, दृष्टा जो है वो यहाँ पर है। तो प्रेक्षक की आँख में इस वाली बूंद से, प्रेक्षक की आँख में इस वाली बूंद से ऊपर वाली बूंद का नीचे वाला कलर हमने आते हुए बताया है रेड, और नीचे वाली बूंद का ऊपर वाला कलर हमने आते हुए बताया है प्रेक्षक की आँख में। क्लियर बात? तो इन 2 बूंदों से तो ये 2 कलर पहुँचे, ऊपर वाली बूंद का नीचे वाला कलर रेड, नीचे वाली बूंद का ऊपर वाला कलर वोयलेट। तो ये तो 2 ही कलर पहुँचे। ऐसे ही वायुमंडल में अनेक बूंदें होंगी। जो प्रक्रिया हमने इन 2 बूंदों में बताई है वही प्रक्रिया उन बूंदों में और बूंदों में भी घटित होगी। तो और बूंदों से
अन्य वर्ण आकर दृष्टा की आंख में प्रवेश करते हैं, जिससे दृष्टा को सप्तवर्णीय स्पेक्ट्रम दिखलाई देता है, इंद्रधनुष दिखलाई देता है संकेंद्रीय वृत्तीय चापों के रूप में, संकेंद्रीय वृत्तीय चापों के रूप में। और वो जो संकेंद्रीय वृत्तीय चाप, उन सारे चापों का केंद्र जो होगा वो सूर्य को प्रेक्षक से मिलाने वाली रेखा पर होगा। सूर्य को प्रेक्षक से मिलाने वाली रेखा पर सभी वर्णों के जो चाप है उनका केंद्र होगा। तो ऊपर वाला वर्ण कौन सा दिखा दृष्टा को? देखिए, दृष्टा की आंख में सबसे ऊपर रेड है, सबसे नीचे वोयलेट है। अन्य 5 वर्ण इन दोनों वर्णों के बीच में होंगे, जो कि अन्य बूंदों से आएंगे। वायुमंडल में कोई 2 ही बूंदें होगी नहीं, वर्षा की कई बूंदें होंगी, तो अन्य बूंदों से और कलर दृष्टा की आंख में आएंगे। तो अन्य 5 वर्ण इन 2 वर्णों के बीच में होंगे। क्लियर बात? अभी हमने बताया था, देखिए इस डायग्राम में, अभी हमने बताया था कि वोयलेट कलर जो है आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के साथ 40 डिग्री के कोण पर निकलता है, रेड जो है 42 डिग्री पर। तो देखिए हमने ऐसा ही बताया, यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण ये थी, तो इसकी मूल दिशा ये ले सकते हैं हम। देखिए इसी के इन दोनों के समांतर ही हमने ये दिशा ली है। तो इस वाली लाइन के साथ में हम ये जो निर्गत किरणें हैं इनके कोण बता सकते हैं। रेड का 42 डिग्री बोला था अभी हमने, रेड हमने 42 डिग्री पर भी बताइए। आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के सापेक्ष, आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के सापेक्ष रेड 42 डिग्री पर, वोयलेट 40 डिग्री पर। तो देखिए रेड 42 डिग्री पर, इसकी भी रेड 42 डिग्री पर, इसकी भी रेड 42 डिग्री पर। क्लियर बात? किसके सापेक्ष? आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा के सापेक्ष। ये वाली रेखा आपतित प्रकाश किरण की दिशा के समांतर ही ली गई है, तो जितना कोण इसके साथ है इन किरणों के, उतने ही कोण इसके साथ भी होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है, ये मैथ्स बोलती है। रेड 42 डिग्री पर, वोयलेट जो है इसका भी 40 डिग्री पर, और इसका वोयलेट बताएं तो भी ये भी 40 डिग्री पर। क्लियर बात? तो देखिए कोण हमने इसलिए बताया ताकि हमें ये पता चल जाए कि प्राथमिक इंद्रधनुष के जो 7 वर्ण है वो कितनी कोणीय चौड़ाई में दृष्टा को दिखलाई पड़ेंगे। इट मीन्स प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी। तो देख सकते हैं आप, ऊपर वाला वर्ण दृष्टा की आंख में पहुंचा है रेड, नीचे वाला वर्ण पहुंचा है वोयलेट, अन्य 5 वर्ण इसके बीच में। तो पहली बात तो ये कि प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर वाला वृत्तीय चाप जो है वो लाल वर्ण का होगा, नीचे वाला वृत्तीय चाप, सबसे ऊपरी वृत्तीय चाप रेड कलर का, सबसे नीचे वाला वृत्तीय चाप वोयलेट कलर का। ऐसा ही तो हमने बोला था। अन्य 5 वर्ण इनके बीच में कितनी कोणीय चौड़ाई हुई? ये 42 डिग्री पर रेड, ये 40 डिग्री पर वोयलेट। तो इन दोनों के बीच की कोणीय चौड़ाई कितनी हुई? 42 माइनस 40, तो ये वाली 2 डिग्री बच गई। तो इस 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में हम 5 वर्ण इनके बीच में ही तो बता रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच में पूरे 7 वर्ण दिख जाएंगे। सबसे नीचे वोयलेट, सबसे ऊपर रेड, अन्य 5 इनके बीच में। तो 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में ये पूरा इंद्रधनुष दिख जाएगा प्रेक्षक को, दृष्टा को। क्लियर बात? तो प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री हुई। प्राथमिक इंद्रधनुष का ऊपरी चाप लाल वर्ण का, नीचे वाला चाप बैंगनी वर्ण का हुआ। प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में आंतरिक परावर्तन जो है सभी वर्णों का यहाँ एक बार हुआ है। अपवर्तन 2 बार हुआ है, अपवर्तन 2 बार, आंतरिक परावर्तन 1 बार। क्लियर बात? वर्ण विक्षेपण तो यहाँ होता ही है, जो कि हमने यहाँ प्रदर्शित नहीं किया है, लेकिन मान के तो चला ही है उसको। हमने बोला है यहाँ से 7 आएगी, 7 वर्ण आएंगे, यहाँ 7 वर्णों का आंतरिक परावर्तन होगा, यहाँ भी 7 आएंगे, यहाँ 7 ही निकलेंगे, जिसमें हमने सबसे ऊपर वाला बताया, सबसे नीचे वाला बताया, अन्य 5 इसमें होंगे। क्लियर बात? वो 7 वर्ण हमने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि डायग्राम में 7 लाइनें आप खींचेंगे तो काटापीटी ज़्यादा होगी, फिर इजीली समझ नहीं आएगा। तो इसको 1 मत समझिए, 7 समझिए, इसको भी 7 समझिए, और यहाँ 2 मत समझिए, ये भी 7 ही है। क्लियर है? याद कैसे रखेंगे? यहाँ पर ऊपरी बूंद का नीचे वाला कलर दृष्टा की आंख में पहुँचाइए, नीचे वाली बूंद का ऊपर वाला कलर दृष्टा की आंख में पहुँचाइए। इस तरीके से याद रखना है आपको। क्लियर बात? और ये जो ऊपर वाली बूंद है इसका ऊपर वाला कलर जो है वो दृष्टा की से ऊपर से निकल जाएगा, दृष्टा के तल से ऊपर से निकल जाएगा, और नीचे वाली बूंद का नीचे वाला रंग दृष्टा के तल से नीचे से गुजर जाएगा, ये ऊपर से, ये नीचे से। तो ये वर्ण दृष्टा की आंख में नहीं जाएंगे। दृष्टा की आंख में ऊपरी बूंद का नीचे वाला वर्ण लाल वर्ण, नीचे वाली बूंद का ऊपर वाला वर्ण बैंगनी वर्ण पहुँचेगा, और ऐसे ही
अन्य जल बूंदों से अन्य 5 वर्ण पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से दृष्टा को सप्तवर्णीय स्पेक्ट्रम दिखलाई पड़ेगा, प्राथमिक इंद्रधनुष दिखलाई पड़ेगा। क्लियर है बात। तो ये तो प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की बात हुई। इसमें इस डायग्राम में जो हमने बातें की थी वही हमने यहाँ अप्लाई की है। ये हमने एक बूंद ली थी, एक बूंद में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। उसी एक्सप्लेनेशन को हमने यहाँ यूज में लिया है 2 बूंदों के लिए। कितनी बूंदों के लिए? 2 बूंदों के लिए। 2 बूंद क्यों ली? ताकि एक का हम सबसे ऊपरी रंग ले सकें, एक का हम सबसे नीचे वाला ले लें, अन्य का इनके बीच में हो जाएगा। इन वर्णों के बीच में अन्य वर्ण होंगे। क्लियर बात। तो इंद्रधनुष देखने के लिए हमें कई बूंदों की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में जल की कई बूंदों से दृष्टा तक पहुंचने वाले श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम से इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है। क्लियर बात। अब यहाँ हमने प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में एक बार आंतरिक परावर्तन बताया, जबकि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष निर्माण की बात करेंगे उसमें। तो द्वितीयक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में यह आंतरिक परावर्तन 2 बार होगा और सारी प्रक्रियाएं वही है। अपवर्तन 2 बार होगा उसमें भी, इसमें भी अपवर्तन 2 बार है। इसमें भी वर्ण विक्षेपण हुआ है, उसमें भी वर्ण विक्षेपण होगा, लेकिन इसमें आंतरिक परावर्तन 1 बार हुआ है, उसमें आंतरिक परावर्तन 2 बार होगा सभी 7 वर्णों का। इसमें सभी 7 वर्णों का 1 बार आंतरिक परावर्तन हुआ है, उसमें सभी 7 वर्णों का 2 बार आंतरिक परावर्तन होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, आंतरिक परावर्तन में अभी हमने कहा था कि जितनी तीव्रता का ये प्रकाश है, आंतरिक परावर्तन के पश्चात इस परावर्तित प्रकाश की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ भाग वायुमंडल में भी इधर निकल जाता है। तो 1 बार आंतरिक परावर्तन से ही इसकी तीव्रता कुछ कम होगी। तो 2 बार आंतरिक परावर्तन होगा द्वितीयक इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया में, तो 2 बार प्रकाश की कुछ मात्रा बूंद के बाहर निकल जाएगी। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता द्वितीयक इंद्रधनुष निर्माण में थोड़ी कम होती है प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण में निर्गत प्रकाश की तीव्रता से। क्लियर बात। इसीलिए द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो थोड़ी कम तीव्रता का दिखलाई पड़ता है, कम चमकीला दिखलाई पड़ता है प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में, क्योंकि प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार ही आंतरिक परावर्तन हुआ है। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार आंतरिक परावर्तन होने से 2 बार प्रकाश की थोड़ी थोड़ी मात्रा बूंद के बाहर निकल जाती है। इसीलिए निर्गत प्रकाश जो होगा, जो दृष्टा तक पहुंचेगा, जिससे दृष्टा को इंद्रधनुष दिखलाई पड़ेगा, उसकी तीव्रता कम होगी प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में। तो ये एक डिफरेंस हम बता के चल रहे हैं क्या, कि प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता ज़्यादा होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष की तीव्रता कम होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष 2 डिग्री की कोणीय चौड़ाई में दिखाई दिया। प्राथमिक इंद्रधनुष का ऊपरी चाप लाल वर्ण का, नीचे वाला चाप बैगनी वर्ण का। द्वितीयक इंद्रधनुष में हम बात करेंगे कि द्वितीयक इंद्रधनुष में ऊपरी चाप होगा बैगनी वर्ण का, नीचे वाला चाप होगा लाल वर्ण का, जिसकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष की बात थी। थैंक यू।